इज देयर अ पर्पस टू दिस यूनिवर्स, इज देयर अ पर्पस टू लाइफ? अगर ऐसा कुछ प्रश्न अगर आप पूछो तो उसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि एक उत्तर ऐसा मिलता है कि सब अघटित घटनाओं पर आधारित है, कि रैंडम एक्ट्स पे हुआ है सृष्टि का निर्माण भी, और इसी ग्रह पे मानव जीव सृष्टि क्यों निर्माण हुई इसका भी कोई एक परिपूर्ण उत्तर नहीं है। काफी उसके अजम्पशंस है, लेकिन उत्तर परिपूर्ण ऐसा नहीं है। शायद सूर्य के से दूर जितना होना चाहिए था उतना अंतर पर यह ग्रह है। ऐसे अनेक कारण दिए जाते हैं कि इसी ग्रह पे जीव सृष्टि क्यों है और इस ब्रह्मांड की निर्मित हुई क्यों है, इसका कोई सटीक उत्तर है नहीं। तो वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ अगर आप मुझसे पूछो तो उसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, और क्योंकि उसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, जीवन जीने की आशा क्या बचती है ये समझ में नहीं आता है। कि अगर कल जीव सृष्टि खत्म भी हो जाती है, संपूर्णतः नष्ट भी हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा यही समझ में नहीं आता है। और इसलिए हमने जीवन में क्या किया और कुछ किया भी नहीं तो भी क्या फर्क पड़ता है, इसका भी उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि अगर इफ देयर इज नो रियल पर्पस टू दिस होल एक्सरसाइज, तो हम जिए क्या ना जिए क्या फर्क पड़ा। और ये बहुत एक दिलचस्प बात लगी मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि सही है, जितना भी अगर हम सोचे अपने आसपास, जितना भी हम देखते हैं करते हैं समझ में आते हैं, यही सवाल मैंने उनसे किया कि अगर हम देखें हमारे आसपास का जो जीवन है, ये हम प्राप्तव्यों से जोड़ते हैं कि मैं जन्म से लेकर कोई इस जो हम लोग शिक्षा लेते हैं वो क्या है, इस सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं कि हम ये सृष्टि कैसी है, कैसे बनाई है, क्या इसमें इसका फिजिक्स क्या है, इसका केमिस्ट्री क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। और उस एजुकेशन को लेकर हम एक कोई प्रोफेशन चुनते हैं उस प्रोफेशन के आधार पर एक व्यवसाय या नौकरी हम करते हैं और उसको लेकर परिवार जोड़ते हैं, फिर घर दार कारोबार, इस प्रकार का हमारा एक प्रवास होता है। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मानव को परिवार जोड़ने की आवश्यकता कब हुई ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उत्क्रांति अगर हमारी जंगलों में हुई है, वाइल्ड में हुई है, तो किसी भी दूसरे जीव सृष्टि को परिवार जोड़ने की आवश्यकता क्यों नहीं हुई है। मानव को ही इतनी क्लिष्ट परिवार व्यवस्था और उसको लेकर इतना क्लिष्ट समाज व्यवस्था बनाने की आवश्यकता क्यों हुई ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी भी और प्रजाति को यह करना नहीं पड़ा है। शायद हमको इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमारे पास कोई विजिबल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। जैसे कई हिंस्र पशुओं के पास लंबे दांत या नाखून होते हैं जिससे उस खुद की रक्षा कर पाए, या उनकी किसी की त्वचा बहुत मोटी होती है ताकि इस पर उनके जो भी कोई हिंस्र पशु अगर आक्रमण करते हैं तो वो भोजन किसी का ना बन पाए, या कोई ऐसे प्रजातियां हैं जो बहुत ज्यादा तेज भाग लेती हैं, या हर एक स्पीशीज के पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मानव के पास इस प्रकार का कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू समहाउ किल अस। वो छोटा वायरस या बैक्टीरिया हो या हिंस्र पशु हो, शेर आदि जो भी भक्षक पशु है, वो सारी प्रजातियां जो है मानवीय जीवन को नष्ट करने के पीछे उनका एक प्रवृत्ति है, क्योंकि हम हर एक घटक का भक्ष्य है। इतने हम वीक अगर हैं तो हमको अगर इस सृष्टि में जीना है तो हमको समूह में ही जीना पड़ेगा। अगर हम अकेले जीते हैं, अकेले होते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाता है। हमारे जीवन की जो एक मर्यादा है, एज लिमिट है, वो कम होती जाएगी, क्योंकि डिसीज हमको मार देगा। पर्यावरण के में होने वाले बदलाव जो है उसको हमारा शरीर मैच नहीं कर पाएगा, वो हमें मार देगा। हमको अगर गंदा पानी, खराब अन्न मार देगा, या कोई हिंस्र पशु मार देगा, तो मानवीय जीवन को बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक आने का जो समय है वो इतना ज्यादा है कि उस समय में वो बहुत ही एक्सपोज टू डेथ बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि शायद इसीलिए कंसेप्ट ऑफ फैमिली शुरू हुई होगी, क्योंकि एक बालक को प्रौढ़ावस्था तक आने के बाद उसको स्वयं की रक्षा करने तक की एक जो एक प्रवास है, उसको पूरा करने के लिए उसको निसर्ग में जीवन प्राप्त होवे, इस
संधि के हेतु शायद परिवार व्यवस्था शुरू हुई होगी, और इस परिवार व्यवस्था को लेकर फिर समूह बड़ा बने ताकि हम सुरक्षित रहे। अगर सुरक्षित रह के भी नहीं चलेगा, हमको डोमिनेंट स्पीशीज बनना होगा। इस विचार को लेकर शायद समाज व्यवस्था शुरू हुई होगी, और फिर अर्थात कृषि की निर्मित या उसको लेकर विकास हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो जो भावना है कि हमको सुरक्षित नहीं है, हम असुरक्षित है, खुद का कोई एक इनसिक्योरिटी है, उसके लिए हमको प्राप्तव्यों की जरूरत है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कोई अपने, ये क्यों हमको चाहिए? क्योंकि एवोल्यूशन में ये भाव हमको अपने डिफेंस के लिए मिला है, अपनी सुरक्षा करने के लिए मिला है। इन नेसेसिटीज को हमने लाइफ गोल्स बना दिया है। तो अगर हमारा परिवार ना हो तो हम असुरक्षित हैं। अब लेकिन मानव समाज में वो परिस्थिति नहीं है। अब मानव इतना डोमिनेंट बन चुका है स्पीशीज के हायरार्की में कि हम पृथ्वी को पादाक्रांत कर चुके हैं। इस पर हम सार्वभौमत्व तो मिला चुके हैं। सबसे खतरनाक स्पीशीज अगर पृथ्वी पर कोई है तो मानव है आज, क्योंकि इतना हिंस्र तो कोई और पशु नहीं है जितना मानव है। हम लोग स्पोर्ट के लिए, मतलब छंद के लिए हम शिकार करते हैं। ऐसा कौन सा पशु करता है जो छंद के लिए शिकार करता है? कर्मणुक के लिए शिकार करे, ऐसा कोई पशु नहीं है। केवल भोजन के लिए शिकार करते हैं लोग। पर हम लोग शिकार कर कर उसका ट्रॉफी लगाने के लिए हम लोग शिकार करते हैं, फोटो निकालने के लिए हम लोग शिकार करते हैं। हमने विध्वंस इस मात्रा में किया है इस पृथ्वी पर कि कोई और पशु नहीं कर पाएगा। और मानव ही ऐसी प्रजाति है जिसके पास एक बटन दबाकर पूरी जीव सृष्टि नष्ट करने की आज क्षमता है। तो इतना हम लोग वीक स्पीशीज होकर भी एवोल्यूशन में हम लोग अगर डोमिनेंट स्पीशीज बन चुके हैं पृथ्वी पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म आज भी वही है जो पहले था। हमारा घर ना हो तो हम असुरक्षित है, हमारा परिवार हमारे साथ ना हो तो हमारा सुरक्षित है। तो मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे, मेरा 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 मेरा, ये जो मेरा मेरा करने की हमारी भूमिका है, ये मानवता को ले डूबेगी। ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो हमारा आज भी बांटने का हमारा आज भी नहीं हुई है प्रवृत्ति, कि मतलब मिल बांट के जिए, ये हमारी जो एक एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन होना चाहिए था, उत्क्रांति के साथ हमारा एक मानवीय वैचारिक विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इसीलिए मानव समाज को ये प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति जो है वो ले डूबेगी एक दिन, और यही ले डूब रही है हमको। और ये बहुत सुंदर लगा मुझे विचार कि एक निरर्थक दिशाहीन जीवन अगर है जो 10,000, 15,000, 20,000 साल पूर्व के इंस्टिंक्ट पे बना हुआ है, वो विज्ञान युग में कैसे मैच करेगा? एक ओल्ड हार्डवेयर को नए सॉफ्टवेयर से कैसे जोड़ोगे आप? होगा नहीं। तो वही हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये और विकृति की ओर जाएगा, क्योंकि हमारी वैचारिक प्रगल्भता जो है वो नहीं आ रही है। हमारा आज भी विचारों का संच जो है वो आदि मानव से भी पूर्व काल का है, और हमारा विकास मात्र आज विज्ञान युग के ओर जा रहा है। इन दोनों का मिसमैच है, इसलिए हमको ना हमारे जीवन की दिशा पता है, ना हमको जीवन की पर्पस हमको पता है, ना हमारा जीवन की में कोई आशा है, और एक नैराश्य से भरा हुआ दिशाहीन केवल अपने वैचारिक इंस्टिंक्ट को पूरा करने का जीवन हम जी रहे हैं। इसलिए आज मानव इस पृथ्वी पर अशांत है, ऐसा एक विज्ञान आधारित वैचारिक व्यक्ति का विचार था। कहां हम अध्यात्म से अलग सोच रहे हैं, क्यों हम विज्ञान को अध्यात्म से अलग समझते हैं, यही समझ में नहीं आया। अध्यात्म ने कई हजारों वर्षों से यह कहा है कि केवल अगर आप तामसिक विचारों को लेकर, अहंकार को लेकर जियोगे, आपके अगर ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने के लिए जियोगे, तो आप जीवन को अंधकारमय बना दोगे, दिशाहीन, वैचारहीन, मार्गहीन बना दोगे। जो केवल तृप्ति की ओर जाएगा वो विनाश की ओर जाएगा। अगर आप उच्चतर विचारों से, प्रेम से, सद्भाव से, अपनेपन से सबको जोड़ते हो, तो समाज, परिवार, संपूर्ण मानवीय अस्तित्व धर्म की ओर, उत्क्रांति की ओर जाएगा। ये विचार जो हमारे धर्मग्रंथों में कहा गया था, आज प्रामुख्य से अनेक वैचारिक जो संशोधक है या जो
अभ्यासक है वो भी उसी विचार की ओर आ रहे हैं कि मानव को अपने वैचारिक क्रांति करनी होगी। अगर हम परिवर्तन नहीं स्वीकारते हैं तो विनाश अटल है। और एक कई बार कई दिशाओं से हमने इस पर चर्चा की है, कई बार इस पर हमने विचार किया है। क्यों? क्योंकि एक प्रवृत्ति है, शायद वो परिवार से मुझे मिली, कि हर घटक कर विचार कर कर उसका संधि विच्छेद कर कर ही सोचे और वो संधि विच्छेद के पश्चात ही उसका स्वीकार करे। तो अगर हम विश्व में जाकर अग्निहोत्र जीवन शैली की लिए इतने अग्रसर है, इतने हम आग्रह धरते हैं कि अग्निहोत्र अपनाना होगा, अग्निहोत्र जीवन शैली अपनानी होगी, परिवर्तन करना होगा, तो उसका हेतु क्या है? अगर हम सोचे तो इसके बगैर जीवन का हेतु क्या है, इसके बारे में सोचना होगा। कि ये नहीं करते, 10 मिनट के लिए इसको बाजू में रखते, सोचते हैं कि ये ना कर रहे हम, तो क्या करें? तो क्षणिक क्या लगेगा कि क्या फर्क पड़ेगा, वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, वही घर बार जोड़ेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे, और क्या है। लेकिन जिन्होंने ये किया है वो जब अंत में पहुंचे हैं, उस प्राप्तों के अंत में, उन्होंने क्या कहा है कि ये बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है प्राप्तों की सूची में। अब जाके समझ में आया कि जिसके लिए पूरा आयुष्य दिया वो इतना मायना नहीं रखता है। क्या करना चाहिए था? लोकोत्तर कुछ कार्य करना चाहिए था। अगर वो मेरे बचपन में समझ में आता तो शायद मेरा जीवन इतना खाली खाली नहीं होता। ये कौन कहता है कि जब बहुत यशस्वी लोग हैं वो कहते हैं। तो दिशाहीन अगर हम माने, पर्पसलेस लाइफ अगर आप समझे, तो वो केवल प्राप्तों के और अग्रसर होकर जीवन में उतना ही मिलाना, इसको हर एक व्यक्ति समझता है जो धर्म के मार्ग पर नहीं सोच रहा है, जो कि शायद एथिस्ट हो, शायद वो ईश्वर तत्व को न मानने वाले व्यक्ति हो। ऐसे लोग भी वही कह रहे हैं कि केवल इच्छाओं की मूल रखकर अगर हम जीवन को बनाते हैं, केवल अहंकार को हम मूल रखकर जीवन का आधार बनाते हैं, और केवल इच्छा तृप्ति के लिए जीवन को अगर हम चुनते हैं, तो अंततः एक अत्यंत एक ऐसा जीवन मिले, ऐसा जवान प्रवास लगेगा कि जो हमने अगर ना किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमको महसूस होता है। इसी को शायद अध्यात्म में एक धर्मविहीन जीवन माना गया है कि आप धर्म को मूल रखकर, आप सनातन मूल्यों को मूल रखकर, अहंकार को परे रख के, आप सत्व को मूल रखकर अगर जीवन का आधार बनाते हो तो एक जीवन प्रफुल्लित, आनंदी और अंत में, अंत के उस क्षण में जीवन एक परिपूर्ण लगेगा। तो ये फर्क जो है ये आज अभ्यासकों के मन में भी है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं विज्ञान को अध्यात्म से दूर रखने का हमने दुष्प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको विज्ञान क्या है इसी सृष्टि को समझने का एक प्रयास है, जो अध्यात्म क्या है वो ही उसी सृष्टि को समझाने का एक प्रयास है। तो इस सृष्टि को समझकर अपने आप को समझना और एक हायर कॉलिंग को, एक उच्चतर जीवन के प्रवास को समझना, ये अलग अलग कैसे हो सकता है? यही एक सिक्के के दो बाजू हैं। तो विज्ञान के आधार पर भी अगर हम अध्यात्म समझे या अध्यात्म के आधार पर विज्ञान समझे, दोनों यही कहते हैं कि परिवर्तन अटल है, जीवन में परिवर्तन जरूरी है। अगर ये ना हो तो विनाश होता रहेगा। पिछले हजारों वर्षों में हमने देखा है कि कितने भी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों से परिवर्तन नहीं आया है। अगर वैचारिक क्रांति होगी तो ही जीवन परिवर्तित होगा, तो ही मानवीय समाज आनंदी होगा, तो ही मानव उत्क्रांति की ओर जाएगा। ये आज संपूर्ण विश्व मानव का एक भविष्य है, ऐसा सभी लोग आज मान रहे हैं। तो हम अगर अग्निहोत्र परिवार में हैं, हम अग्निहोत्र को स्वीकार कर चुके हैं, उसका हम प्रचार कर रहे हैं, तो हम उन चुनिंदा शायद भाग्यवंतों में से है जिनको इस परिवर्तन की दिशा का आज ज्ञान है। और आज समय हमारे हाथ में है कि हम आज जाकर इसको ज़्यादा लोगों से बांटें, क्योंकि ये केवल आज हमारे परम सदगुरु श्री जी का आदेश नहीं बचा है, आज ये मानव समाज के भविष्य का विषय है। और उनके आदेश को लेकर
अगर हम सोचें तो भी, और आसपास के समाज को, मानव समाज को अगर बचाना होगा इस विचार से सोचे तो भी अग्निहोत्र प्रचार यही एक मार्ग बचता है। तो आप श्रद्धा से सोचे, वैचारिक तौर पर सोचे, भावनिक सोचे, वैज्ञानिक सोचे, किसी भी स्तर पर आप सोचे, पर परिवर्तन अटल है और एक ही मार्ग बचता है, पंचसाधन का मार्ग, अग्निहोत्र का मार्ग, परम सदगुरु श्री जी का ये देवयान। और इसके प्रचार पर, इसका प्रचार कर कर, इस पर मार्गस्थ होकर हम केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज का भविष्य बदल सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और अनेक लोगों का आज विश्वास वही होता जा रहा है। और जितना भी मैं इन बारे में पढ़ता हूँ, जितना भी लोगों से मिलता हूँ, उनके विचार सोचता हूँ, केवल उपकृत होने के परे दूसरा कोई भाव नहीं बचता कि कितने हम भाग्यवान हैं कि इस नए युग में जीने का हमको आज मौका मिला है। शायद बाकी लोगों को कल मिले, परसों मिले, उसके बाद मिले, हमको तो आज मिला है। तो हमारा जीवन दिशाहीन नहीं है, हमारा जीवन पर्पस फ्री नहीं है, हम एक पर्पस से जीते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड कारण है कि हमने परिवार क्यों साथ में लिया है, क्यों हम एक समाज व्यवस्था चाहते हैं, क्यों हम परिवर्तन चाहते हैं, क्यों हम सबके लिए आरोग्य चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मानव समाज को उत्क्रांति की ओर ले जाना है। तो हमारा जीवन दिशा में है, प्रकाश में है और उसका बहुत आनंद भी है।